सोचो स्टूडेंट्स, देश में एक नेशनल पार्क ऐसा भी है जो शायद आपके आसपास के किसी स्कूल प्लेग्राउंड से भी छोटा है। सिर्फ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओह वाओ, इतना छोटा? हाँ रिया, पर वहां के रूल्स उतने ही स्ट्रिक्ट हैं जितने किसी 4000 स्क्वायर किलोमीटर वाले मैसिव जंगल के होते हैं। और ऐसा क्यों? यही तो ट्विस्ट है। हेलो स्टूडेंट्स और इस मास्टर क्लास को सुनने वाले सभी दोस्तों, स्वागत है आज के इस स्पेशल डीप डाइव सेशन में। मैं हूं कबीर और आज मेरे साथ एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट के रूप में जुड़ रही हैं रिया। हेलो दोस्तों, और हेलो कबीर सर। हेलो रिया। तो आज हम भारत में वन्यजीव संरक्षण मतलब इंडियाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का पूरा डाइसेक्शन करने वाले हैं, और वो भी एक बेहद डिटेल्ड 3D स्लाइड डेक के जरिए। मैं सच में काफी एक्साइटेड हूँ आज के सेटअप को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो लॉज और डेफिनेशंस हम किताबों में पढ़ते ही हैं और एग्जाम क्लियर करने के लिए रट भी लेते हैं, है ना? बिल्कुल, रटना तो पड़ता है थोड़ा बहुत। हाँ, पर इस विजुअल मास्टर क्लास के थ्रू इन रिस्ट्रिक्शंस को एक्चुअली देखना, आई थिंक उससे ग्राउंड रियलिटी और लॉजिकल मैकेनिज्म्स मच बेटर समझ आएंगे। एग्जैक्टली रिया, और यही हमारा आज का मिशन है। रटना नहीं है, लॉजिक समझना है। तो रिया, अपना डिजिटल स्क्रीन ध्यान से देखना, क्योंकि हम सीधा शुरू कर रहे हैं अपनी पहली स्लाइड से। चलो अब इस पहली स्लाइड पर फोकस करते हैं। ओके, स्क्रीन विजिबल है। देखो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर एक बहुत ही डिटेल में बना 3D फ्लोटिंग आइलैंड है। उस आइलैंड पर लश ग्रीन ट्रीज हैं और एक शानदार टाइगर एक पत्थर पर खड़ा है, बिल्कुल पूरे आइलैंड को ऑब्जर्व करता हुआ। ये 3D प्रोजेक्शन तो सच में एक रिच इकोसिस्टम का फील दे रहा है कबीर सर। यहाँ बड़ी सी हेडलाइन में लिखा है, भारत में वन्यजीव संरक्षण, मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। हाँ, और सबटाइटल पर ध्यान दो। राइट, उसके ठीक नीचे सबटाइटल में है कि हम आज नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज और प्रोजेक्ट टाइगर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाले हैं। पर सर, मेरे दिमाग में एक डाउट है। पूछो। ये जो संपूर्ण विश्लेषण टर्म है, क्या हम सिर्फ टेक्निकल कानूनी धाराओं तक ही लिमिटेड रहेंगे, या एक्चुअल में ये समझेंगे कि जंगल के अंदर इंसान और जानवर का डेली इंटरेक्शन कैसा होता है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है रिया। देखो, संपूर्ण विश्लेषण का मतलब सिर्फ किताबी थ्योरी नहीं है। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कानून पढ़ेंगे जरूर, पर मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ग्राउंड लेवल पर एक फॉरेस्ट गार्ड इन रूल्स को रियलिटी में कैसे देखता है। अच्छा, गॉट इट। सो इस स्लाइड के बिल्कुल कॉर्नर में देखिए एक लाल रंग का फ्लैशिंग बॉक्स बना हुआ है। हाँ, एग्जैक्टली। जिसमें यही 3 कोर टॉपिक्स हाईलाइट हो रहे हैं: नेशनल पार्क, सैंक्चुरी और प्रोजेक्ट टाइगर। ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये हमारा प्राइमरी एग्जाम अलर्ट इंडिकेटर है। आप वाइल्ड लाइफ से जुड़ा कोई भी पेपर उठा लीजिए, 90% क्वेश्चंस इन्हीं 3 पिलर्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसलिए हमारा डिस्कशन आज इन्हीं 3 बाउंड्रीज पर स्ट्रिक्टली फोकस्ड रहेगा। समझ गई कबीर सर। चलो अब अगली स्लाइड पर फोकस करते हैं। आओ, मैं तुम्हें इन तीनों पिलर्स का एब्सोल्यूट डिफरेंस विजुअली दिखाता हूँ। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लोड हो गई। इस 3D प्रोजेक्शन पर ध्यान दो रिया। इसमें 3 अलग अलग 3D पेडेस्टल्स बने हुए हैं। पहले प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ग्लोइंग डियर खड़ा है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक घना जंगल है जो एक इनविजिबल फोर्स फील्ड से कंप्लीटली एनक्लोज्ड है, जिसमें हाथी और टाइगर दोनों साथ हैं। ओह, और तीसरे पर एक ग्लोब जैसा कुछ है। बिल्कुल, तीसरे प्लेटफॉर्म पर एक पूरा ग्लोब बना है, जहां एक तरफ नेचर है और दूसरी तरफ इंसानों के घर और खेती। इन पेडेस्टल्स का मेटाफर काफी क्लियर है कबीर सर। हेडलाइन पढ़ रही हूँ, संरक्षण के 3 मुख्य स्तंभ। इनके लेबल से समझ आ रहा है कि पहला सैंक्चुरी का है, जो विशेष प्रजाति के लिए होता है। दूसरा नेशनल पार्क है, जो पूरे फ्लोरा और फौना के टोटल प्रोटेक्शन के लिए है। और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है, जहां इकोसिस्टम और मानव आबादी का संतुलन दिखाया गया है। लेकिन सर, एक प्रैक्टिकल डाउट है मुझे। हाँ बताओ रिया, क्या डाउट है? डियर और एलिफेंट तो नॉर्मल लाइफ में एक ही जंगल में साथ रहते हैं ना, तो इनके लिए 2 अलग कॉन्सेप्ट, मेरा मतलब स्पेसिफिक और टोटल प्रोटेक्शन, क्यों डिजाइन किए गए हैं? बहुत शार्प ऑब्जर्वेशन है रिया। देखो, असम्पशन ये होता है कि सबको एक ही लेवल की स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी चाहिए, पर रियलिटी अलग है। मान लो एक खास तरह का रेयर डियर है जो देश में सिर्फ उसी जंगल के एक हिस्से में मिलता है और उसे हंटिंग का बहुत खतरा है। अच्छा, तो उस स्पेसिफिक डियर के लिए रूल अलग होगा? एग्जैक्टली। तब सरकार वहां एक सैंक्चुरी बनाती है जिसका मेन गोल सिर्फ उस डियर को बचाना होता है। पर नेशनल पार्क का अप्रोच वीआईपी नहीं होता, वहां नेचर खुद ही सुप्रीम है। डियर, हाथी, नदियां, पेड़, वहां सब कुछ इक्वली प्रोटेक्ट किया जाता है। समझ आई बात, मतलब प्रोटेक्शन का स्केल अलग है।
और कबीर सर, यहाँ बॉटम में जो टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा है वो डायरेक्टली तीसरे पेडिस्टल के मानव आबादी का संतुलन वाले पॉइंट पर ग्लो कर रहा है। ये रेड बॉक्स में है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये आपका डायरेक्ट एग्जाम ट्रिक है। जब भी एग्जाम में आपको ह्यूमन पॉपुलेशन बैलेंस विद नेचर जैसा शब्द मिले, बिना सोचे बायोस्फीयर रिजर्व पर टिक कर देना। एग्जामिनर्स हमेशा यही लैंग्वेज यूज करते हैं। ये हिंट काफी हेल्पफुल है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड जो सैंक्चुरी पर फोकस करती है उसे देखते हैं। रिया, इस विजुअल को समझो। ये जमीन का एक 3D क्रॉस सेक्शन ब्लॉक है। एक तरफ तो बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है जहां नदी बह रही है, और ब्लॉक के राइट एज पर कुछ छोटे 3D ह्यूमन फिगर्स हैं जो अपने मवेशियों को चरा रहे हैं। सही पकड़ा। हेडलाइन कहती है वन्यजीव अभयारण्य एक नजर। ऑब्जेक्टिव्स में स्पेसिफिक एनिमल की सुरक्षा लिखी है, पर सर जो ह्यूमन एक्टिविटी वाला सेक्शन है वहां क्लियरली लिखा है कि ग्रेजिंग और सूखी लकड़ी इकट्ठा करने की सीमित छूट मिलती है। हाँ, लिमिटेड परमिशन होती है वहां। मेरा डाउट ये है कि अगर प्राइमरी गोल उस इंडेंजर्ड एनिमल की रक्षा करना है तो कैटल ग्रेजिंग अलाउड क्यों होती है? ऐसा रिस्क क्यों लिया गया? रिस्क थोड़ा जरूर होता है रिया, पर स्ट्रिक्ट लॉज को इंडियन ह्यूमन रियलिटी के साथ बैलेंस करना पड़ता है। आसपास जो ट्राइबल या रूरल कम्युनिटीज रहती हैं, उनका जंगल पर एक इमोशनल और इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है अपनी रोजी रोटी के लिए। राइट, उनका तो घर ही वही है। एग्जैक्टली। सैंक्चुरी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अचानक उनका जीवन बंद ना हो जाए, इसीलिए उन्हें स्ट्रिक्टली डिफाइंड लिमिटेड परमिशन दी जाती है। आई सी, इट्स अबाउट लाइवलीहुड, कोएग्जिस्टेंस। और सर, यहाँ कॉर्नर में जो रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स है वो बिल्कुल सेक्शन 18 पर पॉइंट कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, इस लीगल मार्कर को लाइटली मत लेना। मैचिंग वाले क्वेश्चंस में सैंक्चुरीज और सेक्शन 18 ऑफ WPA 1972 का पेयर हमेशा बनता है। ये गारंटीड 1 मार्क का क्वेश्चन है। नोटेड सर। चलो अब अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जहां रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इस नए 3D प्रोजेक्शन को देखो रिया। ये एक बहुत ही डाइवर्स जंगल है, पर ये पूरा का पूरा जंगल एक हाईली रीएनफोर्स्ड ट्रांसपेरेंट ग्लास डोम के अंदर सील्ड है। ओह, एक ग्लास डोम। हाँ, और बाहर देखो, इस डोम के बाहर ट्रैक्टर्स और कुछ लोग खड़े हैं जिन पर बड़े बड़े लाल रंग के एक्स मार्क्स बने हुए हैं। ये विजुअल तो टोटली अपसर्ड लग रहा है कबीर सर। यहाँ टॉप पर हेडिंग है राष्ट्रीय उद्यान सख्त सुरक्षा। इसका प्राइमरी लॉ WPA 1972 सेक्शन 35 है और ह्यूमन एक्टिविटी के आगे बोल्डली पूर्ण प्रतिबंध लिखा है, यानी कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। पर सर डोम और उन एक्स मार्क्स का मतलब खेती और चराई तो समझ आती है, पर क्या यहाँ एनवायरमेंट रिसर्चर्स या बायोलॉजिस्ट के जाने पर भी वही कंप्लीटली स्ट्रिक्ट प्रतिबंध होता है? तुमने बहुत लॉजिकल पॉइंट टच किया रिया। देखो, नेशनल पार्क का एक ही फिलॉसफी है, लीव नेचर कंप्लीटली अलोन। यहाँ लोकल्स के लिए एक टूटी ब्रांच उठाना भी 100% बैंड है। सेंचुरी जैसा कोई सोशल कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता। तो मतलब कोई साइंटिफिक स्टडी भी नहीं होती? होती है, पर स्ट्रिक्टली डिमार्केटेड जोन्स में। उनके पैरामीटर्स इतने हाइपर रेगुलेटेड होते हैं कि वाइल्ड एनिमल को फील ही ना हो कि उसकी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस हो रहा है। समझ गए। द गोल इज कंप्लीटली अनडिस्टर्ब्ड वाइल्ड प्रिजर्वेशन। और सर, इस स्लाइड पर जो डायरेक्ट रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स ग्लो हो रहा है वो स्पेसिफिकली सेक्शन 35 पर है। करेक्ट रिया। स्टूडेंट्स अपने दिमाग में इसको छाप लें। इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉज में सर्वोच्च सुरक्षा या हाईएस्ट लीगल सिक्योरिटी इसी सेक्शन 35 के अंतर्गत नेशनल पार्क्स में दी जाती है। इसे स्ट्रिक्टली याद रखना। एब्सोल्युटली सर। अब अगली स्लाइड पर आते हैं जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। हम नेचर को सोसाइटी के साथ इंटीग्रली प्लान करना देखते हैं। रिया, इस 3D मॉडल पर नजर डालो। ये किसी बुल्सआई आर्चरी टारगेट जैसा दिख रहा है जिसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं। हाँ, 3 रिंग्स है इसमें। सबसे सेंटर वाले सर्कल में एकदम अनटच्ड जंगल है, बीच वाली रिंग में वॉच टावर्स हैं और सबसे आउटर रिंग में एक्चुअली खेत, पक्के घर और बोट्स दिख रही हैं। हेडलाइन कहती है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के जोन। यहाँ तीनों रिंग्स डिफाइंड है। पहला है कोर जोन जो फुली प्रोटेक्टेड है, दूसरा बफर जोन जहाँ रिसर्च एंड टूरिज्म अलाउड है, और तीसरा ट्रांजिशन जोन जहाँ फार्मिंग और इंडस्ट्री चल रही है। बिल्कुल सही ब्रेकडाउन किया तुमने। पर कबीर सर, एक डाउट आ रहा है मुझे। अगर ट्रांजिशन जोन में इंडस्ट्री है तो वहां का पोल्यूशन या शोर फ्लोट करके उस अल्ट्रा सेंसिटिव कोर जोन को इफेक्ट नहीं करता? इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए तो बीच का बफर जोन इंट्रोड्यूस किया गया है रिया। कोर जोन तुम्हारा VIP है, ट्रांजिशन जोन बाहर का पब्लिक एरिया है।
इन दोनों के बीच का जो बफर जोन होता है वो एक हैवी स्पंज की तरह काम करता है। ओह, एक फिल्टर की तरह। एग्जैक्टली ये बारी आवाजों और पोल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि कोर जोन तक कुछ ना पहुंचे। दैट्स अ ग्रेट प्रैक्टिकल एनालॉजी। और कबीर सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स स्ट्रिक्टली कोर जोन इक्वल्स टू 0% ह्यूमन एक्टिविटी पर ब्लिंक कर रहा है। हाँ स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शंस जानबूझकर आपको कंफ्यूज करेंगे कि कोर में रिसर्च अलाउड है, पर आपको ब्लाइंडली याद रखना है कि कोर जोन मींस कंप्लीटली 0% ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसको बफर जोन के रूल से कभी कंफ्यूज मत करना। डन, ये कंफ्यूजन अब नहीं होगा। चलो अब अगली स्लाइड पर एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक कंपैरेटिव मैट्रिक्स के जरिए इस प्रोजेक्शन में देखो, एक नीट 3x3 ग्लोइंग डिजिटल टेबल सस्पेंडेड है ब्लू बैकग्राउंड पर। इसमें 3 आइकन्स है ना? हाँ, एक शील्ड जो प्रोटेक्शन लेवल दिखाता है, एक हाथ जो ह्यूमन इंटरफेरेंस दिखाता है, और एक मैग्नीफाइंग ग्लास जो इनके स्कोप को बता रहा है। इसकी हेडिंग है तुलनात्मक विश्लेषण। अगर मैं इसे रीड करूं तो सेंचुरी में प्रोटेक्शन मीडियम है और ह्यूमन इंटरफेरेंस लिमिटेड है। नेशनल पार्क में शील्ड सबसे बड़ी है और इंटरफेरेंस कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। और बायोस्फीयर का क्या सीन है? बायोस्फीयर में प्रोटेक्शन बैलेंस्ड है, ह्यूमन इंटरफेरेंस जोन्स पर डिपेंड करता है। सर, मैट्रिक्स देख के लग रहा है बायोस्फीयर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, राइट? स्पॉट ऑन रिया। बायोस्फीयर रिजर्व सच में एक मैक्रो लेवल कैनवस है। रियलिटी में एक सिंगल बड़े बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कई अलग-अलग नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज लीगली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओह वाओ, मतलब एक के अंदर एक। और सर, यहाँ अलर्ट मार्कर नेशनल पार्क इक्वल्स पूर्ण प्रतिबंध फ्रेज पर ब्लिंक कर रहा है। यस स्टूडेंट्स, जब क्वेश्चन नेशनल पार्क पर आए तो ऑप्शंस में बस एक कीवर्ड ढूंढना, पूर्ण प्रतिबंध यानी कंप्लीट बैन। ये आपका हमेशा करेक्ट आंसर होगा। गॉट इट, कंप्लीट बैन इक्वल्स नेशनल पार्क। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मिक्स पर। इस 3D विजुअल को ध्यान से देखो। यहाँ 3 अलग-अलग वुडन बेसिस पर कुछ रखा है। पहले पर एक पुराना स्टोन गेट है, दूसरे पर एक मैसिव बर्फ से ढकी पहाड़ी है और तीसरे पर एक बहुत छोटा सा ग्लास क्यूब है जिसमें कोरल्स है। सही देखा। हेडलाइन पढ़ो उसकी। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के प्रमुख कीर्तिमान। फर्स्ट है जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड में 1936 में फॉर्म हुआ। लार्जेस्ट हेमिस है लद्दाख में 4400 स्क्वायर किलोमीटर और स्मॉलेस्ट साउथ बटन है अंडमान में। वेट, क्या हुआ? कबीर सर, साउथ बटन सिर्फ 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। एक पार्क इतना छोटा कैसे हो सकता है? इतनी माइक्रोस्कोपिक जगह को नेशनल पार्क जैसे मैसिव टैग देने का पॉइंट क्या है? यही नेचर प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा रूल है रिया। कानून जमीन का साइज नहीं देखता, कानून वल्नरेबिलिटी को बचा रहा है। वहां के मरीन कोरल्स इतने डेलिकेट और रेयर हैं कि अगर उन्हें हाईएस्ट सेक्शन 35 वाली शील्ड नहीं दी तो वो एक टूरिस्ट के इंटरफेरेंस से खत्म हो जाएंगे। मतलब रेयरिटी डिसाइड करती है प्रोटेक्शन लेवल, साइज नहीं। मेक सेंस। और कबीर सर, इस स्लाइड का रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स 1936 ओरिजिनल नाम हेली नेशनल पार्क को हाईलाइट कर रहा है। हाँ रिया, सभी सुनने वालों से अपील है कि जिम कॉर्बेट के इस पुराने कॉलोनियल डाटा को इग्नोर ना करें। एग्जामिनर्स लव आस्किंग कॉर्बेट्स ओरिजिनल नेम 1936 और हेली, ये जरूर याद रखना। बिल्कुल सर। चलो अब अगली स्लाइड पर इन्हीं 2 एक्सट्रीम्स को डीप में देखते हैं। यहाँ हमने उन दोनों पार्क्स को साइड बाय साइड स्केल पर रखा है। एक तरफ लद्दाख का वो मैसिव आईसी 3D माउंटेन हेमिस है जिसके ऊपर एक स्नो लेपर्ड चल रहा है, और राइट साइड में वही अंडमान का डेलिकेट ग्लास क्यूब है कोरल्स के साथ। हेडलाइन है विशालता और सूक्ष्मता का परिदृश्य। हेमिस इंडिया का सबसे बड़ा है और मेन अट्रैक्शन स्नो लेपर्ड है। साउथ बटन अपने यूनिक मरीन इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। कंट्रास्ट बहुत शार्प है। सर, क्या हेमिस में सिर्फ स्नो लेपर्ड ही इंपॉर्टेंट है, बाकी एनिमल्स नहीं? पूरा फोकस एक पर क्यों? इसे इकोलॉजी में अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट कहते हैं रिया। स्नो लेपर्ड वहां का टॉप प्रेडेटर है। उसको जिंदा रखने के लिए पूरे लैंडस्केप का, घास और दूसरे छोटे जानवरों का इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब रखना पड़ता है। एक फ्लैगशिप एनिमल को बचाने से वहां का हर जीव अपने आप बच जाता है। वाओ, एक अम्ब्रेला प्रोटेक्शन। सर, यहाँ डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट स्नो लेपर्ड पर लॉक हो गया है रेड बॉक्स में। यस दोस्तों, हेमिस और स्नो लेपर्ड एक अनब्रेकेबल पेयर हैं एग्जाम के मैचिंग क्वेश्चंस के लिए। इनको साथ में ही याद रखना। मार्क कर लिया मैंने। अब वक्त है अगली स्लाइड का, एक नए चैप्टर की शुरुआत।
इस नए विजुअल को केयरफुली देखो। ये मैप जनरल मैप्स जैसा नहीं है, ये एक डार्क 3D ग्लास मैप है इंडिया का, और इस पर एक ग्लोइंग गोल्डन पाथ उत्तराखंड से स्टार्ट होकर आगे बढ़ रहा है। ये काफी हिस्टोरिक लग रहा है कबीर सर। इसका टाइटल है प्रोजेक्ट टाइगर, एक ऐतिहासिक शुरुआत। इसमें रीजंस क्या लिखे हैं? लिखा है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन में लगातार भयानक गिरावट आ रही थी। इसे 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया। फर्स्ट फेज में 9 टाइगर रिजर्व सिलेक्ट किए गए थे और कॉर्बेट से शुरुआत हुई। कबीर सर, क्या 1973 से पहले टाइगर्स को बचाने का कोई प्लान नहीं था देश में? प्लान था रिया, पर एनफोर्समेंट बहुत वीक थी। शिकार और पूचिंग इतने मासिव स्केल पर चल रही थी कि एक्सटिंक्शन सर पर था। तब समझ आया कि थोड़े लॉज काफी नहीं होंगे, हमें मिलिट्री लाइक मिशन स्टार्ट करना पड़ेगा, और तब लॉन्च हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। अ लिटरल डेस्परेट फाइट अगेंस्ट टाइम। और सर, इस स्लाइड पर जो एग्जाम अलर्ट बॉक्स है वो 9 टाइगर रिजर्व्स प्रथम चरण पर फ्लैश कर रहा है। वही सबसे बड़ा ट्रैप एरिया। सबको 1973 याद रह जाता है, पर स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं कि इनिशियली एग्जैक्टली कितने रिजर्व्स थे। ये नंबर 9 आपको थॉरली रट लेना है, एग्जाम में यही फंसाता है। ओके, एग्जैक्ट 9 रिजर्व्स इन द फर्स्ट फेज। चलो अब अगली स्लाइड पर एक स्पेसिफिक स्टेट के डोमिनेंस को देखते हैं। इस 3D मैप को देखो, ये प्योरली मध्य प्रदेश का मैप है। ये पूरा मैप ग्लोइंग ऑरेंज टाइगर पॉ प्रिंट से कवर है, और ऊपर एक मैसिव 3D नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है 785। हेडलाइन बोल्ड में क्लेम करती है, टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश, हाईएस्ट टाइगर्स 785 यहीं पर है। और हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि एमपी में प्रोजेक्ट टाइगर 1973-74 में कान्हा नेशनल पार्क से शुरू हुआ था। सही पड़ा। सर, एमपी में ऐसा क्या स्पेशल है फॉरेस्ट कवर में कि वहां टाइगर्स सबसे ज्यादा हैं? नॉर्थ ईस्ट या साउथ में भी तो बहुत जंगल है। इसका रीजन है एमपी की नेचुरल कनेक्टिविटी। टाइगर्स नेचुरली बहुत टेरिटोरियल होते हैं, उन्हें घूमने और मीट करने के लिए सेफ रास्ते चाहिए होते हैं। एमपी के जंगल्स के बीच थिक फॉरेस्ट बेल्ट्स हैं जो अनइंटरप्टेड कॉरिडोर्स क्रिएट करती हैं, इसलिए वहां नंबर्स इतनी तेजी से बढ़ते हैं। कॉरिडोर्स मतलब उनके नेचुरल हाईवेज। गॉट इट। और सर, यहाँ रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स एकदम उस जायंट नंबर 785 टाइगर्स पे ब्लिंक कर रहा है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लें। ऑप्शंस एग्जाम में 784, 785 या 786 जैसे एक्सट्रीमली क्लोज आएंगे। इस एग्जैक्ट फिगर 785 को बाय हार्ट याद कर लीजिए। मेमोराइज्ड 785 टाइगर्स। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, टाइगर रिजर्व्स के साइज रिकॉर्ड्स चेक करने। यहां हमने 2 3D टेरेन ब्लॉक्स को आमने सामने रखा है। लेफ्ट में नागार्जुन सागर श्रीशैलम की मैसिव हिल्स और रिवर सिस्टम है, और राइट में महाराष्ट्र के बोर का एक बहुत ही कंडेंस्ड फॉरेस्ट पैच है। हेडलाइन कहती है बाघ अभयारण्य, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। लार्जेस्ट नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैला है, ऑलमोस्ट 3728 स्क्वायर किलोमीटर्स। और स्मॉलेस्ट बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, लगभग 138 स्क्वायर किलोमीटर्स। डिफरेंसेस बहुत स्टार्क है ना? हाँ, पर कबीर सर, इतने छोटे एरिया वाले बोर रिजर्व में टाइगर्स टेरिटोरियल फाइट्स नहीं करते। स्पेस तो बहुत कम है उनके लिए। ये डायरेक्टली इंटेंसिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट का रिजल्ट है रिया। अगर बोर में टाइगर डेंसिटी बढ़ती है तो ट्रेन्ड ऑफिशियल्स उन्हें स्ट्रिक्टली नेचुरली इनकरेज करते हैं कॉरिडोर्स के थ्रू बड़े जंगलों में माइग्रेट करने के लिए। ये रिजर्व हेवी ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पर चलता है। फैसिनेटिंग, राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग। और सर, यहाँ एग्जाम अलर्ट बॉक्स एक्सक्लूसिवली नागार्जुन सागर श्रीशैलम नाम को रेड आउट कर रहा है। इसका रीजन ज्योग्राफी है दोस्तों। ये रिजर्व प्रैक्टिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की बाउंड्रीज शेयर करता है। ये डुअल स्टेट प्रेजेंस स्टूडेंट्स को एग्जाम में अक्सर कंफ्यूज करती है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अच्छा, दोनों स्टेट्स का नाम याद रखना जरूरी है। चलो अब आखिरी स्लाइड पर आते हैं, आज का कंक्लूजन। इस डिजिटल मॉन्यूमेंट प्रोजेक्शन को ध्यान से देखो रिया। यहाँ मॉन्यूमेंट पर एक बड़ा ग्लोइंग नंबर 58 डिस्प्ले हो रहा है, और उसके साथ एक मजेस्टिक टाइगर खड़ा है जिस पर एक फ्यूचरिस्टिक डिजिटल शील्ड फ्लो कर रही है। ये एंडिंग प्रोजेक्शन स्पेसिफिकली विक्ट्री की फीलिंग दे रहा है। हेडलाइन है वर्तमान स्थिति और संरक्षण का भविष्य। टोटल टाइगर रिजर्व्स अभी 58 है, मार्च 2025 के डेटा के हिसाब से। और कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन में लिखा है कि सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स मिलकर आज पूरे भारत की बायोडायवर्सिटी के लिए एक अभेद्य ढाल, मतलब इम्पेनेट्रेबल शील्ड बन चुके हैं। सही बात है। पर सर, 19 रिजर्व से 58 तक का सफर
बहुत बड़ा है। पर क्या ये 58 फ्यूचर के लिए सच में सफिशिएंट है? क्या सच में ये शील्ड कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल है? तुम्हारा सवाल बहुत प्रैक्टिकल एरिया। 1973 के क्राइसिस के बाद 58 रिजर्व्स बनाना एक ह्यूज विक्ट्री है, पर आज सबसे बड़ा खतरा शिकारियों से नहीं बल्कि हाईवेज और कंस्ट्रक्शन से है जो इन कॉरिडोर्स को काट रहे हैं। तो ये शील्ड हाईली प्रोटेक्टिव जरूर है, पर तभी जब इनके बीच की कनेक्टिविटी जिंदा रहे। समझ आई बात। वी नीड कनेक्टेड हैबिटेट्स, नॉट जस्ट आइसोलेटेड आइलैंड्स। और सर, रैप अप के लिए फाइनल रेड अलर्ट बॉक्स फ्लैश कर रहा है, स्पेसिफिकली 58 टाइगर रिजर्व्स मार्च 2025। ये सबसे क्रिटिकल करंट अफेयर अपडेट है दोस्तों, किसी भी अपकमिंग एग्जाम के लिए 58 का आंकड़ा कंप्लीटली ध्यान में रखेगा। डन सर। तो रिया, इस स्लाइड डेक की डिकोड यहीं पूरी होती है। मुझे तुम्हारे शार्प ऑब्जर्वेशंस और डीपली लॉजिकल सवालों ने बहुत इंप्रेस किया। हमने देखा कि कैसे हम सिर्फ 9 से 58 रिजर्व्स तक पहुंचे और सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर के बीच का क्लियरली डिफाइंड फर्क समझा। थैंक यू कबीर सर। सच में इस 3D विजुअलाइजेशन और आपसे डायरेक्टली बात करके मेरे दिमाग में सब लॉज परमानेंटली सेट हो गए हैं। गुड। पर दोस्तों, क्लास खत्म करने से पहले मैं एक थॉट छोड़कर जाना चाहता हूं। हमने स्लाइड पर इन 3D ग्लास डोम्स और फिक्स शील्ड्स को देखा, पर असल जिंदगी में क्लाइमेट चेंज इन नेशनल पार्क्स की स्टैटिक बाउंड्रीज का चेंज कर रहा है। ओह, मतलब नेचर शिफ्ट हो रहा है। एग्जैक्टली। अगर एक जानवर को गर्मी या पानी की कमी की वजह से अपना प्रोटेक्टेड जोन छोड़कर किसी अनप्रोटेक्टेड जोन में माइग्रेट करना पड़े, तो ये ह्यूमन मेड स्टैटिक लॉज और स्ट्रिक्ट मैप्स उन्हें आगे कैसे बचाएंगे? ये तो सच में बहुत प्रोफाउंड और स्लाइटली स्कैरी थॉट है कबीर सर। बाउंड्री फिक्स है, पर नेचर तो मूव करती है। आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस। थैंक यू अगेन फॉर दिस अमेजिंग सेशन। वेलकम रिया, और सभी दोस्तों को भी शुक्रिया। अपनी पढ़ाई करते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए और नए सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगले डीप डाइव सेशन में किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ। गुड बाय।